मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ। आई एम MBBS स्टूडेंट एंड आई वाज सिलेक्टेड इन नीट 2020। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मैंने कैसे पढ़ाई करी, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी। तो मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। ये चैनल मेनली 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। तो जैसा हम सबको पता है, नीट क्रैक करने के लिए बायोलॉजी NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें पता है बायो का 50% पेपर में आता है। और जो मेनली पूरा बायो सेक्शन है, 90 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो उसमें मैक्सिमम NCERT ही होती है। तो हमें पहले NCERT लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए, उसके बाद हम फर्दर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोचा 11 से स्टार्ट करते हैं। सो दिस विल बी माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो the chapter 1, the living world. Okay. How wonderful is the living world. ठीक है, आप अपने आसपास देखो आपका लिविंग वर्ल्ड कितना ज़्यादा वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स लीव अस स्पीचलेस। ठीक है, मतलब बस इसमें स्टार्टिंग में इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि अगर हम अपने आसपास हर चीज़ को देखते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ओशंस हो गए, लेक्स, डेजर्ट्स, स्प्रिंग्स, ये सब इतने ज़्यादा सुंदर है और इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, कोई घोड़ा है वो, मतलब घोड़े जिस तरीके से चलते हैं उसको बोला गया है। तो बस ऐसे यहाँ पे इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, द माइग्रेटिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स माइग्रेट करके कहीं किसी एरिया से दूसरे एरिया में जाती हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, और द अटैकिंग शार्क्स, जो भी शार्क अटैक करते हैं। ये सारी मतलब एक तरीके से सीनरी सोचो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस बहुत सारी वैरायटीज़ होती है हमारे आसपास, ये बताया गया। इवोक्स और एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life. ठीक है, तो जो इकोलॉजी मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो एरिया सराउंडिंग है। इकोलॉजी एक दूसरा यूनिट है, उसमें 4 चैप्टर्स हैं, 12th में लास्ट में, वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोलॉजी जो हमारी पूरी, ऐसा सोचो बस जो हमारा सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए, शेल्टर के लिए कन्फ्लिक्ट होता है आपस में। ठीक है, एक ये चीज़ ले ली गई इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड अ कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक सिंगल पॉपुलेशन है, मतलब मान लो जैसे एक हाथी है, एलिफेंट्स, तो अगर हम बस एलिफेंट के पॉपुलेशन को देखते हैं तो वो लोग आपस में कॉपरेट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी पॉपुलेशन होता है वो आपस में एक दूसरे को कॉपरेशन करते हैं ना, तो उनकी बात की गई। पहला कन्फ्लिक्ट जो दूसरे पॉपुलेशंस में होता है, कन्फ्लिक्ट जो एक ही पॉपुलेशन के अंदर हो रहा है, कॉपरेशन उन्हें देख रहे हैं हम, एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, और अगर कोई ये सारे टर्म्स वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, जैसे हमारे पास कोई भी सेल है, छोटा सा सेल हम मानते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, तो बस इनके बीच का ट्रैफिक बोल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आखिर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, आखिर लाइफ है क्या। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। इसके अंदर खुद 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये है, द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, कि लिविंग ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग से अलग होता है। नॉन लिविंग भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, कुछ लिविंग चीज़ें हैं, तो लिविंग और नॉन लिविंग में हम डिफरेंस कैसे करेंगे। एंड द सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज। सेकेंड फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि अगर लाइफ है तो हमारी इस लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें मिला यहाँ पे कि व्हाट इंडीड इज लाइफ। इसके अंदर मतलब पहला क्वेश्चन था कि व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के अगेंस्ट में लिविंग है क्या, दूसरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। एज साइंटिस्ट वी शिल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। जैसे हम सब तो साइंस पढ़ रहे हैं ना, हम तो साइंटिस्ट हैं, फिलोसफी से हमें मतलब नहीं है, तो हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं देने जा रहे, बस हम पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे कि लिविंग होता क्या है और वो नॉन लिविंग से अलग कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। देखो आप, व्हाट इज लिविंग।
When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organisms. Growth हो गया, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ट्राई कर रहे हैं कि डिफाइन करने का कि लिविंग होता क्या है. ठीक है, तो लिविंग को अगर हम देखते हैं तो ये है कि इसमें जो ग्रो कर सके, जो रिप्रोड्यूस कर सके, जो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सके, या फिर कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स दे सके किसी भी चीज़ पे. माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली. ये सारी 4 चीज़ें हैं. पहला ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ. पहला ग्रोथ हो गया, दूसरा रिप्रोडक्शन हो गया, तीसरा एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, और चौथा रिस्पॉन्स करे वो किसी भी सिचुएशन पे. ये सारे यूनिक फीचर्स होते हैं लिविंग के. ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे. वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म. हाँ, किसी कोई थोड़ा बुद्धिमान इंसान है वो बोलेगा कि मेटाबॉलिज्म भी होता है. ठीक है, तो हाँ ये होता है. एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद से अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सके. सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके. इंटरैक्ट कर सके आपस में, पॉपुलेशन में. इंटरैक्ट मतलब आपस में मतलब हेल्प करना या कन्फ्लिक्ट करना या जो भी चीज़ें. एंड एमरजेंस टू दिस लिस्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. ठीक है, अब हम सब समझेंगे अलग अलग कि होते क्या हैं. और सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की. जो हमने यहाँ पे देखा ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. ठीक है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, हमें पता है. अब ग्रोथ की बहुत अच्छी सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है नेक्स्ट लाइन में. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ठीक है, मतलब मास में बढ़ना और नंबर में बढ़ना ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. ठीक है, जैसे एक सेल है, वो सेल अपना, जैसे ये पहले इनिशियल साइज सेल की ये थी, वो सेल जो है वो साइज़ में भी बढ़ रहा है, मतलब मास में बढ़ रहा है, वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है. और सेल के नंबर भी, वो रेप्लिकेशन भी, मतलब डिवीजन भी कर रहा है, तो उसके नंबर भी बढ़ रहे हैं बहुत सारे. तो ये दोनों चीज़ें मिला करके कहलाएंगी ग्रोथ होती है. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. लिख दिया आगे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है. ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. ये भी एक अच्छा पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट बेस्ड कि प्लांट्स में क्या होता है, उनकी पूरी लाइफ स्पैन तक उनका ग्रोथ होता रहता है. बट हमारे अंदर या एनिमल्स में क्या होता है, दिस ग्रोथ इज सीन अप टू ओनली अप टू अ सर्टेन एज. However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cell. ठीक है, अगर कहीं मान लो हमें चोट लग गई या कुछ भी ऐसा होता है, वहाँ पे सेल लॉस हो गई, तो उसे रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीज़न होता है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न. ठीक है, वो भी सेल डिवीज़न से ग्रो करते हैं. वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. जैसे आप माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. मतलब उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ होता है. वो ग्रो कर रहे हैं मतलब उनका बॉडी साइज बढ़ा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब दूसरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहे हैं. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. ठीक है, जैसे हमने बात की ग्रोथ की सबसे पहले कि हमने सबसे पहले यहाँ पे बात की कि हमें पता होना चाहिए, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास. जैसे इंक्रीज इन बॉडी मास को ही हमने बोला था ना ग्रोथ होता है. बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप ये सोचो कि हमारे पास माउंटेन है, या जैसे हमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, जैसे सॉइल होता है, बहुत टाइम बाद क्या होता है, थोड़ा 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 डिपॉजिट होने लगता है और बाद में वहाँ पे माउंटेन बन जाते हैं. तो वो भी तो इंक्रीज इन साइज़ किया ना. कोई माउंटेन है, उसकी साइज़ छोटी है, वो बाद में थोड़े टाइम बाद बहुत बड़ा हो जाता है, वो भी तो ग्रो कर रहा है. तो सिर्फ हम ग्रोथ के बेसिस पे नहीं कह सकते ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कौन सा थिंग है जो नॉन लिविंग है. अब आगे देखते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. वही बात हुई कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं अगर हम सिर्फ यही इंक्रीज इन बॉडी मास क्राइटेरिया लेंगे. तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर हो गया. ग्रोथ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है. आगे देखते हैं. माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सैंड माउंट्स डू ग्रो. ये सब भी ग्रो करते हैं. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि accumulation of material on the surface. बस ये है. अगर नॉन लिविंग की हम बात करेंगे वो ग्रो करता है बाहर से. और जैसे एक सेकेंड,
जैसे नॉन लिविंग, जैसे माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर ऊपर से डिपॉजिट हो रहा है, चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, बस डिपोजिशन से वो ग्रो कर गया। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एक बच्चा है, वो जब ग्रो करता है तो वो इनसाइड हॉर्मोन्स या सेल डिवीजन या इन सब के कारण ग्रो करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इनसाइड से ग्रो कर रहा है, और जो नॉन लिविंग है वो आउटसाइड से ग्रो कर रहा है। ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेक एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। growth therefore cannot be taken as a defining property of living organisms. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained. Then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. और ये भी है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है वो ग्रो नहीं करता है, इसलिए ग्रोथ को हम हटा ही दे रहे, ग्रोथ को हम कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लाइकवाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। मतलब मेनली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, पॉजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मेनली हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंगस का पूरा एक चैप्टर ही है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाकर ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, जैसे ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, हमने देखा ये बडिंग के थ्रू करते हैं। तो बस इसमें पूरे इस पैराग्राफ में रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा फंगस का, दूसरा हमने देखा हाइड्रा और ईस्ट का। यहाँ पर 1 लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, तो ध्यान से पढ़ना है इसे। इन प्लेनेरिया फ्लैट वर्म्स, प्लेनेरिया में क्या होता है, वी ऑब्जर्व ट्रू रिजनरेशन। ठीक है, प्लेनेरिया में रिजनरेशन दिखता है हमें, दैट इज इनका प्लेनेरिया में क्या होता है, जैसे ये इनकी बॉडी है, कहीं से थोड़ी सी टूट गई, अब ये जो टूटी हुई बॉडी है वो वापस से जाके दूसरा प्लेनेरिया ग्रो कर देता है। यहाँ से ये वाला पार्ट टूट गया, ये जैसे 3 फ्रेगमेंट बने तो नए नए 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो ये ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रू रिजनरेशन, दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है वो उसका जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये एक बात हो गई। अब एक और बात है इसमें, जो फंगस के बहुत टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो यहाँ फिलामेंशियस एल्गी की बात कर रहे हैं और कुछ फंगस की बात कर रहे हैं। एंड द प्रोटोनिम ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, ये भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर लेते हैं रिप्रोडक्शन, यही वाला मैथड जैसे प्लेनेरिया में हमने देखा। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या यूनिसेलुलर एल्गे और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे और अमीबा, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम चीज़ होती है, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अगर वो ग्रो करेंगे तो भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो भी वो सेम प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर एल्गे में और अमीबा में, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिमिलर। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर or mass. Hence we notice that in single celled organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. कोई डिफरेंस नहीं है उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, उनका सेम ही होता है यूनिसेलुलर वालों का। अब आगे देखते हैं। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब बात करते हैं क्या रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। यहाँ से ये अच्छा सा आंसर हमें दे रहा है। देखो, देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. और हाँ, हमें ये भी पता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो भी नहीं करता है रिप्रोड्यूस, लेकिन बहुत सारे लिविंग भी नहीं कर रहे हैं, जैसे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो हम इन दोनों बेसिस पे यहाँ पर बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ना ग्रोथ हुआ ना रिप्रोडक्शन हुआ। अब तीसरा हम देखते हैं। Another characteristics of life is metabolism. All living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sites,
एक सेकेंड, यहाँ पे बस मेनली मेटाबॉलिज्म देखना है, ठीक है। ग्रोथ रिप्रोडक्शन हटाओ, वो गया टॉपिक। अब हम देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, कोई फ्लावर है, ह्यूमन है, एनिमल है, कोई भी ऐसे एनिमल बना देते हैं, एनिमल हो गया, ये सब के सब जो है वो कुछ तरीके के केमिकल से बने होते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स छोटे से हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस के, साइज के, फंक्शंस के हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, और देखो, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। उन केमिकल्स को हम मेनली बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस, मेनली केमिकल रिएक्शंस, या उनको हम बायोलॉजिकल टर्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक लिविंग, जैसे हम ये ह्यूमन देख रहे हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तभी वो जिंदा है और उसका नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टीसेलुलर में भी होता है। ऑल प्लांट्स, animals, fungus and microbes exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. ठीक है, ये इसकी definition हो गई, इसे मैं highlight कर देती हूँ। All plants, animals, fungus and microbes exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये मेन डिफरेंस मिल गया कि किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और वो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, बट हम उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल फ्री सिस्टम में, टेस्ट ट्यूब में, बाहर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी पर्सन के बॉडी के अंदर हो रहा था वही सेम यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। हम उसे बाहर टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं। एंड isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये एज इट इज़ NCERT से ये वाली लाइन उठ के आती है। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हैं बाहर, वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, और तो हम, और तीसरा ऑप्शन होगा नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, चौथा ऑप्शन होगा बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमें बोलना है नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions. ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताते हैं। isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reaction. वो living thing नहीं है, बट वो living reaction है, ठीक है, क्योंकि बॉडी, हमारी बॉडी में तो हो रहा था ना, हमारी बॉडी में लिविंग रिएक्शन था, तो यहाँ पर भी लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, बट वो लिविंग थिंग नहीं है। और इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बिना किसी एक्सेप्शन के। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं लोग कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम बोलेंगे कि डिफाइनिंग है लिविंग का, तो हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म होता है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मेनली वही मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट, ठीक है। एक और चीज़ है कि एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट। जैसे हम जहाँ पर खड़े हैं, हमें पता है हाँ यहाँ ठंड हो रही है, यहाँ गर्मी है, और अपने आसपास क्या चीज़ें हम देख के सेंस कर सकते हैं, तो ये भी एक लिविंग प्रॉपर्टी है। एंड और सेंस करने के बाद उस पर हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठंड लग रही है तो फिर हम मतलब शिवरिंग करेंगे, कोल्ड, अगर गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा वार्म वेदर है, तो फिर हम पूरा स्वेटिंग करेंगे। तो ये चीज़ हम रिस्पॉन्ड करें, हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी, हाँ, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। वी सेंस आर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंसेस, और सेंस ऑर्गन्स, जो भी हमारे पास सेंस ऑर्गन है बॉडी में, हम उसके थ्रू इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। प्लांट्स भी करते हैं, जैसे हमें पता है प्लांट्स वो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स, इन सब पर रिएक्ट करते हैं, इन सब पर रिस्पॉन्ड करते हैं।
All organisms from the prokaryotes, the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental clues. इससे भी क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ प्रोकैरियोट्स करते हैं या क्या सिर्फ यूकैरियोट्स करते हैं या दोनों करते हैं या कोई नहीं करता है. तो हम बोलेंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोट, वो यूकैरियोट रहे, वो यूनिसेलुलर रहे, मल्टीसेलुलर रहे, कुछ भी है, बस वो लिविंग है तो वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करेगा. फोटो पीरियड, ठीक है. फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन. फोटो पीरियड भी एक वो प्लांट फिजियोलॉजी में लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ पर पढ़ेंगे बढ़िया से. फोटो पीरियड क्या होता है? बस फोटो पीरियड होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, किसी भी प्लांट को हम कितने टाइम तक सनलाइट दे रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू वो उस पर रिप्रोडक्शन का असर पड़ता है, इफेक्ट होता है. इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स में भी प्लांट्स से भी हर जगह इफेक्ट होता है कि कितने टाइम तक वो सनलाइट में रह रहा है. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज. अगर सॉरी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर अगर कोई भी केमिकल जाता है तो वो उस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे. ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अवेयर. जो भी हमारे आसपास का सराउंडिंग होता है हम उसके लिए अवेयर है. वही बात हुई एबिलिटी टू सेंस. Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. ठीक है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस वर्ड यहाँ पे. मेटाबॉलिज्म और सेल्फ कॉन्शियसनेस ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अवेयर बोल सकते हैं, एबिलिटी टू सेंस, ठीक है. तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ये ह्यूमन बींग्स का है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता. ये हमारा थोड़ा, हम लोग बहुत हाई फाई है ना, थोड़ा मॉडिफाइड हैं, एकदम स्मार्ट हैं, तो हम लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बाकी नहीं होते हैं. कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें मेटाबॉलिज्म मिल गया, कॉन्शियसनेस मिल गया जो डिफाइन कर रहा है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो डिफाइन नहीं कर रहे थे कि क्या लिविंग होता है. When it comes to human beings, जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. थोड़ा और मुश्किल हो जाता है लिविंग स्टेट को डिफाइन करना. वी ऑब्जर्व पेशेंट्स. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हमने पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाई मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट्स एंड लंग्स. ठीक है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं वेंटिलेटर पर है, उनका हार्ट नहीं काम कर रहा, लंग्स नहीं काम कर रहा, ब्रेन नहीं काम कर रहा, कुछ नहीं काम कर रहा है. देखो द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, और वो मशीन से उनका जैसे हार्ट काम करता है पंपिंग का, तो मशीन्स ब्लड पंप कर रही हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन लंग्स काम नहीं कर रहा है, लंग्स में कोई मशीन के थ्रू रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, ब्रेन भी कुछ मशीन्स उसको कंट्रोल कर रही हैं. तो उस पर्सन के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, उसको नहीं पता वो जिंदा है या मर गया, उसको खुद पे कोई कॉन्शियसनेस नहीं है. लेकिन फिर भी आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग. ये सोचने की बात है कि वो पर्सन जो कभी वापस से नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता उसको हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग. ठीक है, तो सब सोचना, इसका आंसर होगा कि हम उसको लिविंग बोलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग को, लिविंग प्रॉपर्टी को क्या चीज़ डिफाइन कर रही थी, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो हमें पता है कि वो पर्सन, उसके जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के, वो तो काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर लिविंग रिएक्शंस तो हो रहे हैं ना. अगर उस पर्सन की बॉडी पे कोई केमिकल डालेंगे तो सेल्स मरेंगी या कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे. अगर हार्मफुल केमिकल डाल रहे हैं या अच्छा केमिकल डाल रहे हैं तो सेल्स और अच्छे से काम करेंगी. ऑर्गन्स चाहे ना काम कर रहे बट सेल्स तो काम कर रही है ना, मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है ना, रिस्पॉन्स तो हो रहा है, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. इसलिए बोलेंगे हाँ लिविंग है. बट हाँ, जो उसके साथ प्रॉब्लम है वो भी हमें पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बींग की जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, वो उसमें नहीं है. ठीक है, ये क्लियर हुआ. इन हाई क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बोला गया कि आगे आप पढ़ोगे अपने हायर क्लासेस में कि कैसे क्या क्या इंटरैक्शंस होते हैं, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, वो सब आगे की बात है. इसके बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल. देखो इसमें क्या होता है, जैसे एक सिंगल सेल कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, सिंगल सेल है, इधर है उधर है, कोई मतलब नहीं है, अकेले कोई प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है. बट जो सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स हमारे बॉडी में, उनका आपस में इंटरैक्शन कैसा है, वो इंटरैक्ट कैसे कर रही है, क्या एक्सचेंज कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे रह रही हैं, उनके इंटरैक्शन के बेसिस पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं, आपस में इनके इंटरैक्शन पर डिफाइन होता है. यही लाइन लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल. इनके इंटरैक्शन पर डिफाइन करती है. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. ठीक है,
बोला गया है कि जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बोला गया कि बस वही बात है जो यहाँ पर हमारे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन among द मॉलिक्यूलर components comprising द ऑर्गेनल। जैसे देखो कोई सेल है, सेल के अंदर मैं ऐसे ही बस ऑर्गेनल्स बना दे रही हूँ, सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। सेल, हर एक ऑर्गेनल जो है वो कुछ मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स बने होते हैं इसमें। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको अगर हम जूम करेंगे, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एक सिंगल सेल के अंदर, उनका जो इंटरेक्शन है वो इस सिंगल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। तो ध्यान से पढ़ो इन लाइंस को। देखो, सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट। जो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सिंगल, बस उस देखो, बट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कॉम्पोनेंट। जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं, जो ऑर्गेनल के अंदर है, कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल, जो ऑर्गेनल के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके आपस में इंटरेक्शंस जैसे हैं वो पता चलेगा उससे कि आगे वो ऑर्गेनल कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। दिस इंटरेक्शंस रिजल्ट इन एमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल complexity at all levels, therefore we can say that living organisms are self replicating, evoking। चलो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, अब आगे पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you'll see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects। वही बातें हुई जो हमें स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि अगर अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी वैरायटीज़ दिखेंगी, जैसे वो पेड़ पौधे, पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पेट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें। देयर आर ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो बट वो आपके आसपास प्रेजेंट होती हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन द रेंज एंड वैरायटी, जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते रहोगे, पहले आप अपने घर के आसपास देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप अपने पूरे सोसाइटी में देखने लगे, गली मोहल्ले में, उसके बाद आप अपने पूरे शहर में देखने लगे, उसके बाद आप अपने पूरे स्टेट में देखने लगे, आप अपनी कंट्री में देखने लगे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते जा रहे हो ना। देखो आपका एरिया बढ़ रहा है ऑब्जर्वेशन का। तो इसमें जैसे जैसे एरिया हम बढ़ाएंगे इसमें रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे। दैट वुड इंक्रीज, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे बस हमारे घर के आसपास, हमारी कॉलोनी में बस बहुत सारे पेट्स में कुत्ते हैं, आसपास हम देख रहे हैं बिल्लियाँ भी ऐड हो गई, कुत्ते बिल्लियाँ सब हो गए, और जा रहे हैं तो फॉरेस्ट मान लो यहाँ पे कवर हो गया, तो इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट के ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। पूरी कंट्री में देख रहे हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कवर हो जाएंगे। तो इसलिए इसने बोला जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, organism you would see। बस इसमें इतना ही बताया गया है टोटल यहाँ तक कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। आप जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वो बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद की लाइन इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हमें पता है आज तक जो हमने नोट किया है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1.7 to 1.8 बिलियन। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। पूरे अर्थ पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है यही होती है बायोडाइवर्सिटी। ये भी पूरा आगे इकोलॉजी में पढ़ना है, इसके लिए टेंशन मत लो, समझ आएगा अच्छे से। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्डर वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, ठीक है। जो हमने 1.7 to 1.8 मिलियन आइडेंटिफाई करके रखा है ना, अभी आगे और भी बहुत ज़्यादा हैं जो अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. जैसे हमें पता है कि हमारे आसपास के एरिया में जो भी प्लांट या एनिमल्स मिल रहे हैं हम उन्हें उनके लोकल नेम से जानते हैं, बट ये इनके जो लोकल नेम होते हैं ना वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहते हैं और पूरे देश में ही इधर उधर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। और अगर हम दूसरे देश में चले जाएंगे तो वहाँ तो एकदम ही बहुत सारे अलग अलग नाम मिलेंगे हमें सिंगल चीज़ के लिए। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक तरीका ऐसा बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा जिससे हम पूरे दुनिया के किसी कोने में जाएं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को उसके सिंगल नेम से जाना जाए। Hence
There is a need to standardize the naming of living organisms such that the particular organism is known by the same name all over the world. और इसी नेमिंग के प्रोसेस को कि एक पूरे दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म को एक नेम से जाना जाए और उस नेम को देने के लिए एक प्रोसेस बना, उस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहा गया, नामकरण, नाम पढ़ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर है, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई, तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आया। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और उसके लिए क्या नाम ज़्यादा सही रहेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. बहुत सारे साइंटिस्ट को, मतलब बहुत बड़ा वो प्रोसेस था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया गया, बैठाया गया और पूरा साइंटिफिक नेम निकालने का तरीका ढूंढा गया कि वो हर एक ऑर्गेनिज्म को दे सके। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऐसा तरीका था वो कि पूरे दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो सब उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के लिए क्या किया गया। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्लांट्स के लिए हमने किया कि साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए जिसके थ्रू उनकी नेमिंग हुई, तो विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए बनाया गया। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। एनिमल्स के लिए कैसे किया गया, तो इनके लिए था इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ऐसे वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, सबके लिए हुआ, बस इसमें एनसीईआरटी में तो इतना ही है। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यही कोशिश की कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नाम रह सके। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म वुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, ठीक है। और ये नेम ऐसा था कि वो उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर सके और उसका डिस्क्रिप्शन सुन के पूरे दुनिया में कोई कहीं भी है वो जान जाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और ये जो नाम था वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है, ये सबको पता है, वो सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। सच नेम्स हैज़ टू कॉम्पोनेंट, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने ऐसे प्रिंसिपल बनाए तो उसमें दो कंपोनेंट थे। कैसे नेमिंग करनी है प्लांट की, इसके लिए दो कंपोनेंट था, एक था जेनेरिक नेम और एक पार्ट था स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. Carolus Linnaeus नाम था साइंटिस्ट का, इन्होंने ही सबसे पहले ये वाला प्रिंसिपल दिया कि हम जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को पार्ट, मतलब इन दोनों के थ्रू नेमिंग करेंगे, और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया था binomial nomenclature. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take an example of mango, ठीक है। अब हम मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे ये नेमिंग हुई, क्या क्या चीज़ें थी। देखो, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंजीफेरा इंडिका होता है नाम मैंगो का। तो लेट्स सी हाउ इट्स अ बायनॉमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, ठीक है। तो इसमें मैंजीफेरा है और जो इंडिका है, मैंजीफेरा जीनस था, इंडिका स्पीशीज था, और इसके कई सारे रूल्स थे। 4 रूल्स हम देखते हैं। देखो, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। सबसे पहले लैटिन में लिखना है, एंड लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए और इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, जैसे ये है लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका जैसे, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। बस इतना ही ध्यान रखना, लैटिन में होना चाहिए और इटैलिक्स में होना चाहिए, इटैलिक्स में लिखना चाहिए उसे। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला वाला पार्ट जीनस होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लिया है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, मतलब हाथ से अपने लिख रहे हैं, तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे देखो, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, तो इसे अलग अलग हमें अंडरलाइन करना होगा। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। और हाँ, ये जो देखो, ये जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का, वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, विद वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है ये स्मॉल लेटर से। इंडिका में आई स्मॉल होना चाहिए। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। नेम ऑफ द एथर अपीयर्स
after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, example Mangifera indica Linn. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब ये तो जनरली हम लिखते नहीं हैं बट ये भी है रूल में कि जब भी आप लिख रहे हो कोई भी मतलब यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ का नेम लिख रहे हो, उसके आगे साइंटिस्ट का नेम भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कैरोलस लिनियस ने दिया था ना, तो इसलिए लिन लिख दिया यहाँ पे. इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make it possible. ठीक है, अब जैसे हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम सबको पर्टिकुलर नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए हमने कुछ कैटेगरीज बनाना स्टार्ट की और कुछ चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, और इस प्रोसेस को हमने बोला क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखो ध्यान से, इस पर वन लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. रट लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लासिफिकेशन में पहले तो बोला गया कि एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज़ को उसके जो भी हम कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बेसिस पे उसे ग्रुप कर दिया जाए. ये फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स. ठीक है, हम मेनली जैसे प्लांट और एनिमल को बता सकते हैं, हाँ प्लांट कौन से होते हैं, एनिमल कौन से होते हैं, कि उसमें डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें. द मोमेंट व्हेन वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म्स वी associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? आपको कोई बोले डॉग है तो कोई डॉग सोचो तो आप क्या सोचोगे, कुत्ते के बारे में सोचोगे ना. तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स. कोई भी कैट नहीं देखेगा. अगर हम बोलते हैं कि आप एक एलास्टियंस के बारे में सोचो, ठीक है, तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें पता है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स बोलते हैं तो आप ऐसे एनिमल्स सोचोगे ना जिनके एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर्स, जो भी मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स हों. लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ यू ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट एंड नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट. हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इसी टाइप की हमने कैटेगरीज बनाई, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सब एक कैटेगरी है. जैसे डॉग है, डॉग में बहुत तरीके के डॉग्स आते हैं, कैट्स में बहुत तरीके की कैट्स होती हैं, मैमल्स में बहुत सारे मैमल्स हैं, वीट में वीट की भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, राइस की वैराइटीज़ होती हैं, प्लांट्स में तो बहुत सारे प्लांट्स आ ही जाएंगे, एनिमल्स में भी कोई भी एनिमल. तो ये हर एक चीज़ एक लेवल की कैटेगरी है. ठीक है, and are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. अब scientific term में इन categories को हमने बोला taxa. ठीक है, हेयर यू मस्ट रिकोगनाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि टैक्सा जो है वो कैटेगरीज को अलग अलग लेवल पर डिफाइन कर रहा है. ठीक है, अभी आगे समझ आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा जब हम मेनली एग्जाम्पल देखेंगे. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा. प्लांट्स भी, जहाँ पे कैटेगरी सोचो वहाँ पर कैटेगरी की जगह टैक्सा वर्ड बोलो. जैसे प्लांट्स एक कैटेगरी है तो हम बोल रहे हैं प्लांट्स इज ऑल्सो अ टैक्सा. वीट भी एक टैक्सा है. सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग, ये सब के सब टैक्सा हैं. बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड अ मैमल आर एनिमल. बट हमें पता है कि डॉग जो है वो मैमल और मैमल एनिमल है, इसलिए ये तीनों ही जो है वो टैक्सा. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तीनों ही टैक्सा हैं बट अलग अलग लेवल्स पर. अब हम लेवल्स नीचे देखेंगे क्या होते हैं. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. ठीक है, उनके कैटेगरीज के बेसिस पे अलग अलग टैक्सा में, अलग अलग कैटेगरीज में हमने उन्हें क्लासीफाई कर दिया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी बोलते हैं. टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे भी कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. देखो टैक्सोनॉमी की बात करिए. अब यहाँ पे टैक्सोनॉमी हम किस बेसिस पे किसी चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हैं, टैक्सा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो कोई भी जैसे एग्जांपल में ले लो, कोई भी प्लांट है, जैसे मान लो एक सेकेंड, मान लो हम सनफ्लावर ले रहे हैं. ठीक है, सनफ्लावर ले रहे हैं तो सनफ्लावर जो है बहुत गंदा सा बना है मुझे पता है, बट ठीक है. देखो सनफ्लावर ले रहे हैं
तो इसमें हम पहले उसका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, बाहर से वो कैसा दिखता है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि अंदर से इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद फिर इसका एक सिंगल सेल लेके इसके पेटल्स का, यहाँ का हर जगह का सेल लेके देखेंगे इसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है उसका, फिर वो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या था, कैसे बर्ड बना था, कैसे और बड़ा बना, फिर कैसे फ्लावर बन गया पूरा, ये सब देखेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, उसका यहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में वो है उसके आसपास जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज हैं, या एयर वाटर सनलाइट है या कुछ भी है, तो उसके साथ जैसे हमें पता है ना सनलाइट के साथ इसका रिलेशन होता है, जिस साइड मतलब सनलाइट जिस साइड सन रहता है उस साइड इसका फेस हो जाता है। तो ये सारे एक तरीके से इसके इकोलॉजिकल रिलेशंस है। तो उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या क्या बेसिस है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल और डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये 5 चीज़ें यहाँ पर हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके टैक्सोनॉमी में या उसको अलग अलग टैक्सा में डिफाइन करके डाल रहे हैं, ठीक है। और यही मॉडर्न बेसिस है। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. अगर कोई बोलता है आपको कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप सबसे पहले बोलोगे कैरेक्टराइजेशन आता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन लिख दिया मैंने, और तीसरा क्लासिफिकेशन लिख दिया, और चौथा नॉमेनक्लेचर लिख दिया। देखो कैसे होता है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, कोई भी मान लो कुछ भी हमें दिखा, कोई चीज़ है या एनिमल मान लो या प्लांट मान लो, कुछ भी, सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। हम कहीं मान लो चलते चलते जा रहे हैं किसी फॉरेस्ट में, हमने कुछ नया ऑर्गेनिज्म देखा और हमें पता है कि कहीं भी लिस्टेड नहीं है, सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो क्या है, कैसा दिख रहा है, प्लांट है या एनिमल है या फंगस है या कुछ अलग चीज़ है, क्या है, ठीक है। हमने पता कर लिया, कैरेक्टर्स देख लिया, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि कैरेक्टर्स देखे, आइडेंटिफाई किया ये क्या है, उसके क्लासीफाई कर दिया उसको। जो भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, जिस भी ग्रुप में वो आ रहा है वहाँ पर उसको ग्रुपिंग कर दी, उसकी क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद इसके इन तीनों के बेसिस पे इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, नाम रख दिया इसका कि इसको किस नाम से हम बोलेंगे। तो बस ये प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमी का। समझ आया? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है टैक्सोनॉमी। कैसे नया नहीं है? ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। हम बहुत पुराने ज़माने से, अर्ली मैन वाली लाइफ से ही ये सारी चीज़ें करते आए। अब देखो कैसे कर रहे हैं। हमारा जो नीड था उस टाइम पे, जैसे देखो अर्ली डेज में हमारी नीड्स क्या थे? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, वही था ना। तो उनके बेसिस में हम चीज़ों को क्लासीफाई करते थे। तो वो था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, और वो किस चीज़ पे था? हमारे यूजेस के बेसिस पे था। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट देयर डाइवर्सिटीज ऑल्सो, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। ह्यूमन बींग्स क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्टेड था कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सके, उनकी डाइवर्सिटीज़ जान सके, और उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हैं उनके, वो जान सके। और इसका भी एक ब्रांच बन गया। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स। क्या क्या चीज़ें थी? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पता करें, उनकी डाइवर्सिटीज़ देखें, और उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, वो एक दूसरे को मार काट रहे हैं या फिर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लिविंग में क्या कर रहे हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेनली हमने पूरे अर्थ पर जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया। लिनियस ने सिस्टमा नेचर एक बुक पब्लिश की और उसमें ये सारी चीज़ें थी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। बाद में सिस्टमैटिक्स सॉरी अभी सिस्टमैटिक्स में बस 3 चीज़ें यहाँ पे थी, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटीज़ उनकी, और रिलेशनशिप्स। लेकिन बाद में और भी चीज़ें आ गई, इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। देखो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मतलब ऊपर जो कुछ भी पढ़ रहे थे ना, अब वो बस सिस्टमैटिक्स में ही आएगा। टैक्सोनॉमी वगैरह सब कुछ सिस्टमैटिक्स में आ गया। तो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये भी लाइन से इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, ठीक है। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज थी क्या। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ठीक है। सिंगल स्टेप में नहीं होता है, नॉट अ सिंगल स्टेप बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। हर एक स्टेप को हम रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
हमने पहले पढ़ लिया कि हर एक लेवल पे हम उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, और उन सब को, सारी कैटेगरीज को मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ये मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ से एक ये बना था, हाँ। तो इसमें देखो ये सिंगल एक लेवल पे हम देख रहे हैं, ये टैक्सोनॉमिक सिटी लिख रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, 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 ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। लेकिन अगर इन सब को मिला लें, ठीक है, तो ये क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो गई। देखो लिखा है नीचे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जितने भी एनसीईआरटीज में फिगर है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि एक सिंगल जो पार्ट है, एक सिंगल लेवल है, हम इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल रहे हैं, बट इन सब को मिला करके हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक सिंगल कैटेगरी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, या वो एक रैंक दे रहा है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। ये पूरा वही लिखा हुआ है, वही सारी चीज़ें जो मैंने बताया, और ये सब यहाँ से पढ़ते हैं। देखो जैसे इसमें क्या था, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, किंगडम। तो बस हमें इन सब के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ना है। हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज़ से। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और यहाँ पर स्पीशीज़ अगर हम बोलते हैं तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज़, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्पीशीज़ को हम किसी दूसरे स्पीशीज़ से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं। लेट अस कंसीडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलानम मैंजिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम एंड पैंथरा लियो, ठीक है। मैंजिफेरा इंडिका आम होता है, सोलानम ट्यूबरोसम आलू होता है, और पैंथरा लियो लॉयन है। ये जो तीनों नेम हमने यहाँ पे बताए, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, स्पीशीज़ हैं। लेकिन जो पहले वाले वर्ड्स थे, मैंजिफेरा, सोलानम और पैंथरा, ये सब जेनरा हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। ईच जीनस में है वन, हाँ, हर एक जीनस में, ठीक है। जैसे एक जीनस है, इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, और ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीशीज़ डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, और आपस में उनके अंदर सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। उनकी सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे ही हमने उन्हें सेम जीनस के अंदर डाला है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, पैंथरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलानम में निगरम मिला। देखो जैसे इसमें पैंथरा का एग्जांपल दिया हुआ है। पैंथरा में पहले तो बोला है कि इसमें एक होता है टाइग्रिस, और एक हमने ऊपर देखा पैंथरा लियो लॉयन, ठीक है। ये देखो पैंथरा लियो हो गया, पैंथरा टाइग्रिस हो गया। तो दोनों का अगर हम ये देखें, जीनस देखें, पैंथरा ही है दोनों का, ठीक है। तो लेकिन इनकी स्पीशीज़ अलग हो गई। तो ये बात इसने बोली कि एक जीनस के अंदर कई सारे स्पीशीज़ हो सकते हैं। जैसे सोलानम में निगरम भी होता है, मेलॉन्जना भी होता है, और ऊपर हमने ट्यूबरोसम भी देखा था। तो इसमें भी जैसे सोलानम के अंदर तीन चीज़ें हमें मिल गई, ट्यूबरोसम और ये नाइग्रम और मेलॉन्जना, समझ जाना। तो ये एक जीनस के अंदर कई सारे स्पीशीज़, इसने ये बोला। तो बाकी इसमें फिर आगे और बोला है, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन द होमो। हम लोग होमो सेपियंस होते हैं, ये हमारा जीनस है, ये हमारा स्पीशीज़ है। अब जीनस देखते हैं। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। देखो क्या होता है, जैसे हम जीनस 1 ये क्लियर है, एक क्लियर है, जीनस 2, ठीक है। इसके अंदर कई सारे स्पीशीज़ हैं, इसके अंदर कई सारे स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्पीशीज़ है और इसकी जो स्पीशीज़ है, तो इन और ये और एक इसकी और ऐसे स्पीशीज़ देख लेते हैं। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। इस वाले स्पीशीज़ की सिमिलैरिटी इसके बगल वाले से ज़्यादा होगी, लेकिन दूसरे जीनस के स्पीशीज़ से इसकी सिमिलैरिटी बहुत कम होगी। तो पहले लाइन में यही लिखा है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजर रिलेटेड स्पीशीज। भाई जेनरा क्लोजर रिलेटेड स्पीशीज का एक एग्रीगेट होता है। जैसे एग्जाम्पल में पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलानम। लॉयन
लियोपर्ड एंड टाइगर। वही सोलानम के अंदर कई सारे लियो आते हैं, पार्डस आते हैं और टिग्रिस आते हैं विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। ऑल आर स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा। द जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस। फेलिस जो है वो कैट का जीनस होता है। तो इसका जैसे पैंथेरा एक जीनस था, ये पैंथेरा और फेलिस दोनों अलग अलग है, बस इसमें यही बताया। अब फैमिली क्या होता है, फैमिली इसके ऊपर का होता है, जैसे सबसे नीचे स्पीशीज़ है उसके ऊपर जीनस है, उसके ऊपर फैमिली है। नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर। जैसे एक फैमिली है तो इसमें कई सारे जीनस आते हैं, जीनस 1, जीनस 2, मान लो जीनस 3, जीनस और बहुत सारे आते हैं। तो विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, बट इनके बीच में सिमिलैरिटी थोड़ा कम होती है इन कंपैरिजन टू क्लोजर रिलेटेड स्पीशीज। वो तो नॉर्मल सी बात है ना, जो आसपास की स्पीशीज़ है, एक जीनस के अंदर स्पीशीज़ जो है वो दोनों ज़्यादा सिमिलर होंगे इन कंपैरिजन टू दो अलग अलग जीनस के से। यही बोला है कि यहाँ पे सिमिलरिटी कम है, यहाँ पर सिमिलरिटी ज़्यादा थी। ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है कि फैमिली को हम किस बेसिस पे कैरेक्टराइज करें, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, इनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर और उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अब अनदर और अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, प्लांट में एक एग्जाम्पल इसने बोला है 3 डिफरेंट जेनरा, सोलानम, पेट्यूनिया एंड धतूरा। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सोलानम, धतूरा और पेट्यूनिया ये सब हमने सोलेनेसी फैमिली में रखा है। ठीक है, देखो फैमिली सोलनेसी। ठीक है, एसी हमेशा लगा है तो समझ जाना फैमिली होता है, फैमिली में ही हमेशा एसी लगता है लास्ट में। यहाँ पे एक सोलानम दिया हुआ है इसने, एक पेट्यूनिया दिया हुआ है और एक धतूरा दिया हुआ है, धतूरा। ठीक है, तो ये एक फैमिली है और इसमें ये सारे जीनस हैं हमारे। ठीक है, हाँ। अब एनिमल्स में इसने बोला है फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजेस लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडी। ठीक है, अब जैसे फैमिली है फेलिडे, ठीक है, फेलिडी के अंदर इसने पैंथेरा और फेलिस रख दिया है। ठीक है, अब इनके अपने कुछ स्पीशीज होंगे, तो ये है फैमिली, ये है जीनस और इसके अंदर आएंगे स्पीशीज। ठीक है, और इसके सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी, कैनिडी। मतलब डॉग की और कैट की फैमिलीज अलग होती हैं, फेलिडी मतलब कैट, कैनिडी मतलब डॉग। ये कैट की कैट आती है इस फैमिली में और कैनिडी वाले फैमिली में डॉग आता है। ऑर्डर प्लस ऑर्डर उससे बड़ा है। देखो जैसे इसमें बस देख सकते हैं हम यहाँ पे स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ मिली तो जीनस बना, बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बना देते हैं, बहुत सारी फैमिली मिलके ऑर्डर बना देती है, फैमिलीज़ मिलके क्लासेस बना देती हैं, ऑर्डर मिलके क्लासेस बना देती हैं, क्लासेस मिलके फाइलम और डिवीज़न बना देते हैं। फाइलम डिवीज़न में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अभी बताते हैं। ये मिलके किंगडम बना देते हैं। अब देखो सेम वही चीज़ है, बस इसमें एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वो आप देख लेना एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये फाइलम देखते हैं। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अमंग विथ along with mammals constitute the next higher category called phylum। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या क्या है, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब मिलके एक बड़ी सी कैटेगरी बना ली, मतलब बड़ा सा फाइलम बना लिए, एक कैटेगरी बनी जिसको हम फाइलम कह रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी प्लांट को देखेंगे, ठीक है, देखो इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, तो इसमें डिवीज़न होता है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, अगर एनिमल की बात करते हैं तो फाइलम होता है, बस यही। और किंगडम में हमें पता है प्लांट एक किंगडम होता है, एनिमलिया होता है, बस वही सारी बात है। ठीक है, अब यहाँ से ये सब नॉर्मल सी चीज़ें थी, हम यहाँ से देखते हैं। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमने देख लिया। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, ये सब कोई मतलब नहीं है, यहाँ से देखते हैं। ये थोड़ा टेबल इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जैसे मैन है, मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियन, इसका जीनस हमें दिख रहा है, जीनस होमो होगा, इसमें स्पीशीज़ भी लिखा होता है तो हम स्पीशीज सेपियन बोल देते हैं। फैमिली इसकी होमिनिडे होती है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लासेस मेमिलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। ऐसे हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो रट लेना भाई। टैक्सोनॉमिकल एड्स देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। Taxonomic studies of various species of plant, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity.
ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती हैं हम आखिर कर क्यों रहे हैं, कहाँ काम आ रहा है ये। तो ये काम आता है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और इन जनरल हमारे बायो रिसोर्सेज को और उनकी डाइवर्सिटी को जानने के लिए। दिस स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन। इन स्टडीज़ के लिए हमें पूरा अच्छा सा क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें प्रॉपर एक अच्छी खासी लेबोरेटरी चाहिए और फील्ड स्टडीज़ चाहिए। द कलेक्शन एंड ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। मतलब प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए ताकि हम अच्छे से स्टडी कर सकें। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड एसेंशियल इन फॉर ट्रेनिंग एंड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक में आ रही हैं, तो बस उसने बोला है कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. यहाँ से देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्बेरियम जो है वो, जैसे हम देख सकते हैं हर्बेरियम, यहाँ पे ये एक हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है। ठीक है, किस चीज़ का स्टोर हाउस होता है? ये एक स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। हम कहीं से प्लांट स्पेसिमेन लेके आते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको प्रेस करते हैं और फिर उसको शीट्स पर प्रिजर्व करके रख देते हैं। ठीक है, फर्दर ये वाली जो सीड्स होती हैं ये अरेंज की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उनका जो भी सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरा स्टोर करके रख देते हैं। दिस स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हर्बेरियम सीड्स बिकम स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फर्दर यूज़। ठीक है, और जहाँ पे हमने ये स्टोर करके रख दिया, बाद में हमें जब भी उनकी स्टडीज़ के लिए वो चाहिए तो वहाँ से स्टोर हाउस से लेकर के हम आ जाते हैं, या उसको रिपोजिटरी भी कहते हैं। द हर्बेरियम शीट्स आर ऑल्सो कैरी अ लेबल, जिसमें एक उनके हर एक हर्बेरियम शीट पे एक लेबल होता है। वो क्या क्या बताता है? इन्फॉर्मेशन, डेट बताता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन बताता है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, सब कुछ। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व्स अ क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्विक रेफरल स्टडीज़ के लिए हम रेफर करते हैं हर्बेरिया। बोटानिकल गार्डन्स, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक जनरलाइज गार्डन है जिसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर हर्बेरिया में हमने देखा कि ड्राई प्रेस प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो ये मतलब डेड वाले प्लांट समझ सकते हैं हम। बट यहाँ पर स्पेशलाइज गार्डन्स होते हैं, तो यहाँ पर लिविंग प्लांट होते हैं। रेफरेंस के लिए, प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. ठीक है, तो इसमें फेमस बोटानिकल गार्डन बताया गया है। जो सबसे ज़्यादा फेमस बोटानिकल गार्डन वो क्यू इंग्लैंड पे है। इंडियन बोटानिकल गार्डन एक हावड़ा इंडिया में है, और एक नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ठीक है, म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम्स एक बोटानिकल म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में होते हैं म्यूजियम, सबको पता है। म्यूजियम्स के अंदर हम रखते हैं कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स फॉर इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस। मतलब बड़े बड़े जार्स होते हैं, उसके अंदर हम किसी भी बर्ड को या कुछ भी बड़ा सा ऑर्गेनिज्म रख लेते हैं, उसको पूरा प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये बोला है यहाँ पे कि कंटेनर होते हैं, जार होते हैं, जिनमें हम प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको स्टोर करके रखते हैं। Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes. Insect का एक बॉक्स होता है, हम उसमें इंसेक्ट को किल करके और उसको पिन करके यहाँ पर इकट्ठा करके रख देते हैं। तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर किलिंग, पिनिंग, कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, याद कर लेना इसे। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला फिगर बताया, यहाँ पे एक बड़ा सा कोई बर्ड है या एनिमल है, उसको हम स्टफ्ड करके प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम में इसमें एनिमल के स्केलेटन्स भी होते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, these are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. मेनली ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में आप सब गए होंगे, आपको पता होगा, वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं हम, उनका इन्वायरमेंट उन्हें देने की कोशिश करते हैं वहाँ पर, ताकि हम उनके फूड हैबिट्स को जान सकें, उनके बिहेवियर को जान सकें। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द सिमिलर कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। मेनली हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह कंडीशन देते हैं। और चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज। ठीक है, कीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
Key is another taxonomical aid which is used for identification of plant and animals based on similarities and dissimilarities. यहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा सा ऐसे पेपर होता है और यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई जाती हैं और यहाँ पे कुछ डिससिमिलैरिटीज़ बताई जाती है, तो बस हमें इस पर टिक करना होता है कौन सा सिमिलर है, डिससिमिलर है, क्या है, तो ये चीज़ होती है. द कीज़ आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. कीज़ जो है वो मतलब कीज़ पेयर्स में प्रेजेंट होती है, उनको कपलेट बोलते हैं. इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस. दो ऑपोजिट ऑप्शन में हमें चॉइस बनाना होता है और इसमें हम एक को एक्सेप्ट करते हैं और एक को रिजेक्ट करते हैं. भाई एक को कट किया एक को क्रॉस किया, ये चीज़ होता है यहाँ पे. तो इसके बाद फिर बोला कि सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस. कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर और इसमें इसने बोला कि हर एक कैटेगरी पे हमें अलग अलग की बनानी होती है. जैसे फैमिली के लिए अलग की होगा, जीनस के लिए अलग, स्पीशीज़ के लिए अलग. और आगे इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेना है. हर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, ये भी अलग अलग तरीके होते हैं डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए. दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. फ्लोरा कंटेन, अब इंपॉर्टेंट है, इसने बताया थोड़ा सा. फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया. ठीक है, एक गिवन एरिया में एक सिंगल हम एरिया देख रहे हैं थोड़ा सा, वहाँ पर क्या कैसे प्लांट्स हैं, किस टाइप के प्लांट हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से ज़्यादा है कौन से कम है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें फ्लोरा प्रोवाइड करता है. दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. वही बात है कि प्लांट इंडेक्स पूरा बताता है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं. और फिर बोला है मैनुअल्स के बारे में. मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज. मैनुअल क्या करते हैं? एक सिंगल एरिया में कोई भी प्लांट या एनिमल या जो भी है, जो भी स्पीशीज़ होती है, उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन के सारे इन्फॉर्मेशन रहता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करके उनका नेमिंग वगैरह जान सकें. फाउंड इन अ एरिया. मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टेक्सॉन. मोनोग्राफ किसी एक टेक्सॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है. ठीक है, तो फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गए और मोनोग्राफ्स हो गए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, समरी आप थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर मेरे लिए समझ में आया, इसमें क्या बोल रहा है, और मैंने तो बहुत कोशिश की आपको बताने का. जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना. और बस मेरे लिए फर्स्ट पैराग्राफ में इसने यहाँ पर यही बताया कि एक सिंगल मतलब एक पूरे एरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं. बहुत सारे हमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. तो लिविंग होता क्या है, फिर हमने ये देखा लिविंग क्या होता है, लिविंग को हम किस किस चीज़ों पर डिफाइन कर सकते हैं. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट, ये सब. फिर हम पर्टिकुलर देख रहे थे कि ग्रोथ के बेसिस पे कैसे करते हैं, तो बता दिया है पूरा, देख लो आप. ग्रोथ में इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर यही होता है. बट वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कर ही रहे होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों होता है. बट डिफरेंस ये होता है कि जो नॉन लिविंग होता है वो बाहर से करते हैं और लिविंग वालों में अंदर से होता है, इनसाइड से होता है. तो मेनली हम ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते हैं ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ दोनों में हो रहा है. रिप्रोडक्शन की भी वही बात है. रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप्स यहाँ पे बताए हैं. उसके बाद लास्ट में ये बताया है कि बहुत सारे जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब भी लिविंग है बट ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. और नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस करते नहीं है, तो हम इसके बेसिस पे भी नहीं बोल सकते कौन से लिविंग है कौन से नॉन लिविंग. बट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं हाँ कौन से लिविंग है कौन से नॉन लिविंग है. इसके कुछ डेफिनेशंस बताए गए और थोड़ा इसके बारे में बताया गया. टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, ये नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बोलेंगे, बट लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे. और उसके बाद फिर कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया. तो मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है. उसके बाद फिर ये बताया गया कि नॉर्मल सिंगल सेल पर किसी भी टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन नहीं होती हैं, उनके इंटरेक्शंस पर डिफाइन होती हैं. और ऑर्गेनल्स के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन पर डिफाइन होती है. और उसके बाद जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, हमारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, ये बताया. और फिर उसके बाद ये नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और ये नेमिंग कैसे करना है, और इसके कुछ एग्जांपल्स. और फिर टैक्सा क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा, किस किस बेसिस पे हमने डिफाइन किया, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल डेवलपमेंट, ये सब देख लेना आप एक बार. टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर. फिर उसके बाद सिस्टमैटिक्स आ गया. सिस्टमा नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, दिया किसने था, लिनियस ने.
सिस्टमैटिक कैटेगरीज पे देख लेना। सिस्टमैटिक कैटेगरीज एक सिंगल वाले को सिस्टमैटिक कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सिंगल वाले को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, और पूरा मिला के हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, सिंगल को टैक्सॉन बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये सब। और ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, मतलब एनसीईआरटी में जहाँ भी जो भी फिगर है ना, फिगर जैसे देखो शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेन, और जो भी फिगर होता है फिगर एक बार देख लेना, अगर उसमें कुछ भी है अलग। पिक्चर्स शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया, ये जूलॉजिकल पार्क्स के सारे पिक्चर्स हैं, ये तो कॉमन सेंस से पता चल ही जाएगा। कीज़ में चीज़ें बता दी हैं, याद कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, होप यू विल लाइक दिस। और जल्दी मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो डाल दूँगी, और जो भी आपको थोड़ा इसमें गलत सही या कुछ सजेशंस देने होंगे तो दे आर मोस्ट वेलकम। आप थोड़ा मुझे बताओ अगर मैंने कुछ यहाँ पे सही ना किया हो या कुछ आपको और चाहिए मेरे से। ओके, थैंक यू, बाय।